हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आजादी के बाद अपने देश में हमने वेरियस रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखे हैं, लेकिन इनमें हम जनरली पॉलिटिकल हिंदुत्व और पॉलिटिकल इस्लाम की बात करते हैं। हाउएवर, आजादी के बाद की सिख हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी रही है, बिकॉज एक तरफ तो हमारे काफी सारे जनरल्स और सोल्जर्स सिख हैं एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड विद वेरियस मेडल्स फॉर देयर एफर्ट्स ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर एंड इंडो चाइना वॉर। लेकिन दूसरी तरफ हमको भिंडरावाले जैसे लोग भी मिलते हैं, और जब आप आजादी के बाद की पंजाब की हिस्ट्री देखें तो उसमें कई सारे टर्म्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाली, निरंकारी, खालसा एटसेट्रा। इसी में से आज हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में 17 नवंबर को इसका 100th फाउंडेशन डे मनाया गया था। अब देखिए, ब्रिटिशर्स के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि उन्होंने ज्यादातर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम किया। कभी आप अगर 1857 के बारे में पढ़ते हैं और उसमें अंग्रेजों के एलाइज की बात होती है तो आप पढ़ते होंगे अबाउट द सिख रेजिमेंट, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी फॉर कंट्रोलिंग द रेवोल्यूशन। लेकिन इसके लिए आप सिख कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज कुछ ही समय पहले जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो ब्रिटिशर्स को डर था कि सिख साम्राज्य के कोलैप्स की वजह से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से जो इस्लामिक लश्कर हैं वो अटैक कर सकते हैं। अभी के लश्कर हम उन सभी हिस्टोरिकल फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने भारत पे नॉर्थ वेस्ट से अटैक किया, और एंग्लो अफगान वॉर में भी ब्रिटिशर्स को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने 1830s एंड 40s में बहुत सारे यूपी बिहार के सैनिकों को रिक्रूट किया और पंजाब पे अटैक किया। उस समय पर जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स यूपी और बिहार के थे उनको पूर्विया कहा जाता था। अब हमेशा की तरह उस समय पर भी इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और सिर्फ नंबर्स की वजह से ही एंग्लो सिख वॉर्स में अंग्रेजों की जीत हो गई। लेकिन जब मंगल पांडे और यूपी बिहार के सोल्जर्स ने 1857 में रेवोल्यूशन किया तो सिख रेजिमेंट्स का उनको साथ नहीं मिला बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल पास्ट। अब देखिए, इस पैरा में हमने कुछ भी एडिट नहीं किया है और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, और यहाँ पर आर्य समाज को विदाउट एनी एविडेंस ऐड कर दिया गया है विद क्रिश्चियन मिशनरीज, जो कि पंजाब के एनेक्सेशन के बाद वहां पे अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 और पंजाब का एनेक्सेशन 1849 में हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स। अब एक्चुअल में आप किसी भी सिख से पूछेंगे तो दे विल टेल यू अबाउट जियोग्राफिक डिफरेंशिएशन कि पूर्विया कौन थे, बट रिलीजियस डिफरेंशिएशन की बात नहीं होती थी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि गुरु तेज बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, उन्होंने भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए, भारत की बात करें तो इस तरफ आपको हिमालय मिलते हैं, बाकी दो तरफ आपको सी मिलती है, तो इन तीनों ही एरियाज से इंडिया को अटैक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमारे ऊपर जब भी आक्रमण हुआ है तो इट वाज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब गुरु तेज बहादुर के हिसाब से ये पूरा एरिया हिंदूज का है एंड सिखों की ये ड्यूटी है कि वो हिंदूज को प्रोटेक्ट करें। यहाँ तक कि जैसे कश्मीरी ब्राह्मण्स के पलायन को हम औरंगजेब्स ड्रीम कहते हैं, उस समय पर कश्मीरी हिंदूज का सबसे ज्यादा समर्थन गुरु तेज बहादुर ने किया था। हाउएवर, ये बात सही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज काफी समय से इस एरिया में काम कर रही थीं, और 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो दिल्ली में इन्हीं सारी मिशनरीज को टारगेट किया गया था और बहुत ही बार्बरिक कंडीशंस हुई थी अगेंस्ट द यूरोपियंस, स्पेशली जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थीं। अब लाइक एवरी अदर धार्मिक रिलीजन्स, सिखिज्म ने भी अपने आप को एब्राहमिक थॉट से बचाने के लिए प्योरिटी के डॉक्ट्राइन्स का सहारा लिया और ये कहा कि ये जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये उनकी वे ऑफ लाइफ को डिग्रेड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को मलेच्छ टैग कर दिया गया। अब देखिए, खालसा पंथ एज अ वॉरियर ऑर्डर गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हाउएवर, मॉडर्न लाइंस पे स्टूडेंट को खालसा मूवमेंट से जोड़ने के लिए खालसा कॉलेज की स्थापना की गई इन अमृतसर इन द ईयर 1892। अब ध्यान रखिएगा, इसी के 10-15 साल बाद बंगाल का डिवीजन हो गया, बट पंजाब का डिवीजन कभी नहीं हुआ, और इसका खामियाजा हमको 1947 में भुगतना पड़ा, जब ज्यादातर एट्रोसिटीज पंजाब के एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। अब देखिए, यहाँ पर ये कॉलेज तो स्थापित हुआ, बट जो गोल्डन टेम्पल था और जो वेरियस अदर गुरुद्वारास थे वो महंत या फिर प्रीस्ट के पास हुआ करते थे। महाराजा रणजीत सिंह के समय तक जो प्रीस्ट क्लास था उसको सिख लीडरशिप का बहुत ज्यादा समर्थन था,
हाउएवर महाराजा रंजीत सिंह के बाद प्रीस्ट क्लास को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला एंड दे वर फोर्स्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए भारत में जो भी रिलीजन्स आए उनमें कास्ट डिविजन्स हो गए, इवन इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ऐसे ही सिखिज्म में भी कास्ट सिस्टम आ गया, जबकि इनिशियली सिखिज्म कास्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रीस्ट क्लास था और जो रूलिंग क्लास था वो दोनों ही अपने पावर्स को इनहेरिटेंस के बेसिस पे ट्रांसफर करना चाहते थे, और यही सिखिज्म के महंत्स ने भी किया। अब देखिए वैसे तो जलियांवाला बाग को हम 13 अप्रैल 1919 के मसार के लिए जानते हैं। हाउएवर 12 अक्टूबर 1920 को सिखिज्म की काफी बड़ी मीटिंग हुई, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि दलित सिख्स को भी गोल्डन टेम्पल में प्रसाद ऑफर करने की परमिशन है, और इसी भीड़ ने गोल्डन टेम्पल में जाके महंत लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। अब जो उस समय के महंत थे उनके पास मास का सपोर्ट नहीं था। इसके बाद 25 मेंबर की एक कमेटी बनी जिसमें दलित सिख्स का डोमिनेंस था। इस कमेटी ने सिखिज्म में ऑर्गेनाइजेशन की बात की एंड एज अ रिजल्ट 175 मेंबर्स की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या कमेटी फॉर्म हो गई ऑन नवंबर 15, 1920। अब देखिए इसके 2 ही दिन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी सेटअप की थी कंसिस्टिंग ऑफ 36 सिख्स, और बाद में जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी तो इस ब्रिटिश कमेटी के मेंबर्स को भी शामिल कर लिया गया। इसकी पहली मीटिंग गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पे दिसंबर 12, 1920 को हुई। हाउएवर जो एसजीपीसी का हेडक्वार्टर था उसको श्री हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में बनाया गया। अब देखिए आज हम जिस अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं उसका फॉर्मेशन दिसंबर 14, 1920 को हुआ एज अ टास्क फोर्स ऑफ एसजीपीसी। इसके बाद एसजीपीसी के पावर कंसोलिडेशन का दौर आया और काफी सारे गुरुद्वारा से महंत्स को हटा के एसजीपीसी ने कंट्रोल ले लिया, और एसजीपीसी के इस मूवमेंट को तत्कालीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में सपोर्ट किया गया, जो कि दिसंबर 1921 में हुआ था इन गया। अब उस समय पर कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता था कि अकाली दल बाद में एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाएगा, और गया के उस सेशन में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने अकालीस के मूवमेंट को नॉन वायलेंट बता दिया, जबकि असलियत में काफी सारी हिंसा भी हुई थी। और इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1925 में गुरुद्वाराज एक्ट पास किया और एसजीपीसी को एक डेमोक्रेटिक बॉडी घोषित कर दिया। अब जिसको कांग्रेस ने नॉन वायलेंट मूवमेंट बता दिया था उसमें लगभग 500 सिख लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 4000 लोग अरेस्ट हुए, जो कि एसजीपीसी के अगेंस्ट अपना मूवमेंट चला रहे थे, और इनका कहना था कि गवर्नमेंट एसजीपीसी के थ्रू गुरुद्वाराज के अफेयर्स में दखल अंदाजी दे रही है। अब देखिए एसजीपीसी का मूवमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से ही शिरोमणि अकाली दल एज अ पॉलिटिकल पार्टी को भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। आजादी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने एसजीपीसी के एजेंडा को ही आगे बढ़ाया और ये कहा कि उनका कोई अलग पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा। अब शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल एक टास्क फोर्स थी, और इसीलिए इन्होंने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि ये रिलीजियस, एकेडमिक, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इनिशियली इट वाज मोर लाइक आरएसएस, लेकिन दिक्कत इस बात की हुई कि आरएसएस ने खुद को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं किया और जनसंघ की स्थापना की एज इट्स पॉलिटिकल आर्म, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने ऐसा नहीं किया और ये खुद ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए अगर आप एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत समय तक आरएसएस में मुस्लिम्स की एंट्री नहीं थी, जबकि जनसंघ के साथ ऐसा नहीं था और जनसंघ में मुस्लिम्स भी आ सकते थे। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल ने कम्युनिस्ट का पाथ अपनाया, और जैसे कम्युनिस्ट ने कांग्रेस पार्टी को ओवर द इयर्स इन्फिल्ट्रेट किया है, वही अनाउंसमेंट शिरोमणि अकाली दल ने भी किया और कहा कि लगभग 2 लाख अकाली वर्कर्स को हम कांग्रेस पार्टी में भेजेंगे। अब देखिए ओवर द इयर्स अकाली लीडर्स इनसिक्योर हो गए और इनको ये लगा कि जैसे महंत्स को इन्होंने अपने लिबरल आइडियाज से रिप्लेस कर दिया है, वैसे ही कांग्रेस में जो सोशलिस्ट आइडियाज आ रहे हैं वो हमको ना रिप्लेस कर दें, और इसीलिए अकालीज रिलीजियस इश्यूज की तरफ काफी ज्यादा झुक गए। जबकि कांग्रेस में जितने भी सिख लीडर्स आ रहे थे दे वर फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास, मोस्टली वॉर वेटरन्स, जो कि अकालीज के रिलीजियस टिल्ट को रिजेक्ट करते थे। और यही कारण था कि कांग्रेस और अकाली लीडर्स में काफी सारे मतभेद आ गए। अब एसजीपीसी के इलेक्शंस में भी पॉलिटिक्स आ गई, क्योंकि इनिशियली शिरोमणि अकाली दल को
एसजीपीसी के टास्क फोर्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर, जब कांग्रेस और अकालीस के बीच में काफी सारे इश्यूज उत्पन्न हो गए तो एसजीपीसी ने अकाली दल से खुद को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। अब इसका सिंपल सा रीजन यही था कि एसजीपीसी को भारतीय गवर्नमेंट का संरक्षण चाहिए था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम लिंग्विस्टिक एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि 1950 और 60 के दौर में लिंग्विस्टिक बेसिस पे काफी सारे स्टेट्स बने थे इंक्लूडिंग पंजाब। अब देखिए, नो डाउट वेस्ट पंजाब में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, लेकिन पाकिस्तान के पंजाबीज ने बाकी के पाकिस्तान में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। अब इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि ये बोलते तो पंजाबी थे, बट ये बाकी के पूरे देश पर उर्दू इम्पोज करते थे और बांग्लादेश के अलग होने का भी यही कारण था। ऐसे में एसजीपीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट का संरक्षण चाहिए था एंड एज अ रिजल्ट अकाली दल से वो लोग कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आ गए। अब जाहिर सी बात है कि एसजीपीसी के इलेक्शंस में अकालीस का इंटरफेरेंस भी था और कांग्रेस एसजीपीसी के थ्रू पंजाबी सूबा के मूवमेंट को सप्रेस करना चाह रही थी। इसी बीच 1958 में एसजीपीसी का इलेक्शन हुआ जिसमें इसके प्रेसिडेंट मास्टर तारा सिंह हार गए। इसके बाद एसजीपीसी 3 पार्टीज के बीच में इलेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन गया। ये 3 पार्टीज थी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और देशभगत पार्टी। अब देखिए, मास्टर तारा सिंह अकालीस को सपोर्ट करते थे और इनको हटाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट लीनिंग देशभगत पार्टी ने मिलकर मास्टर तारा सिंह को एसजीपीसी से हटवा दिया। उस समय के तत्कालीन पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैराउन के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने एसजीपीसी के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है फॉर रिमूविंग मास्टर तारा सिंह। अब 2 ही साल बाद 1960 में इसका एक रिएक्शनरी मूवमेंट देखने को मिला और एसजीपीसी की 139 सीट्स में से 132 सीट्स शिरोमणि अकाली दल ने जीत ली। उस समय पे अकाली दल पंजाबी सूबा मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि एसजीपीसी के इलेक्शंस रेफरेंडम हैं इन फेवर ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट। 1965 तक बहुत ही क्लियर डिमार्केशंस बन गए इन दी एसजीपीसी, जिसमें एक फैक्शन मास्टर तारा सिंह के द्वारा लीड किया जा रहा था जबकि दूसरा फैक्शन संत फतेह सिंह के द्वारा। इसके बाद 1965 में संत फतेह सिंह की जीत हुई। दूसरी तरफ अकालीस के लीडर मास्टर तारा सिंह ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि दोनों ही फैक्शंस यूनाइट हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आ गया और इमरजेंसी के वक्त एसजीपीसी में जो कांग्रेस सपोर्टेड मेंबर्स थे उनके खिलाफ एक माहौल बन गया। एज अ रिजल्ट शिरोमणि अकाली दल के जो मेंबर्स थे उन्होंने 1979 का इलेक्शंस जीत लिया, जबकि उस इलेक्शंस में और भी हार्ड लाइन अप्रोच रखने वाले दबदमी तक्षल और दल खालसा कंटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद आपको पता ही है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया अगेंस्ट भिंडरावाले। अब एक्चुअली में भिंडरावाले अकाली दल का पार्ट नहीं था, बट अकाली दल के साथ मिलके 1982 में भिंडरावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना की, जो कि 1984 में इनएक्टिव हो गया। ऐसे अनस्टेबल दौर में गुरुचरण सिंह तोहरा को एसजीपीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया एंड ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ एसजीपीसी फॉर 26 इयर्स। कुल मिलाके एंटी सिख राइट्स के बाद कांग्रेस ने एसजीपीसी में इंटरफेरेंस कम कर दिया, या फिर हम कहें कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस एसजीपीसी पे से कम हो गया। सारी ही चीजें कुछ समय तक स्टेबल रहीं, बट इन 1996 यानी कि राम मंदिर आंदोलन के बाद जब बीजेपी का उदय हुआ तो उस समय पर पंजाब में जो अकाली दल का अंडर करंट था वो बाहर आ गया और 1996 के एसजीपीसी इलेक्शंस में शिरोमणि अकाली दल के मेंबर्स की जीत हुई और साथ ही साथ एक ही साल बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में अपनी सरकार बना ली। अब जब तक अकाली से स्ट्रांग रहे तब तक एसजीपीसी में इलेक्शंस ही नहीं हुए और जो भी पार्टी का हाईकमांड था वही एसजीपीसी के प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने लगा। अब इसके 2 रिजल्ट हुए, एक तो एसजीपीसी डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं रह गई और दूसरी तरफ अकालीज एसजीपीसी में ऐसे लोगों को भेजने लगे जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। यही चीज आज के समय में जो एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं गोविंद सिंह लोंगोवाल, उनके बारे में भी लोग कहते हैं। बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की तो देखिए, आज के समय में एक चीज बहुत ही क्लियर है कि पब्लिक का मूड परिवारवाद के खिलाफ है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीए के ही मेंबर्स को इस बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो भी एनडीए के अलाइज हैं इंक्लूडिंग शिवसेना एंड अकाली दल, उनकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत कमी आई है ड्यू टू परिवारवाद। आज के समय में अकाली दल अपनी पॉलिटिकल जमीन खो चुका है और ऐसे में उन्होंने एसजीपीसी में इलेक्शंस ना करवा के अपनी ग्रिप को तो मजबूत रखा है, बट अब
लोग इनके ऊपर सवाल उठाने लगे हैं और रिसेंटली जो 328 कॉपीज गुरु ग्रंथ साहिब की मिसिंग हो गई, इसके लिए भी अकालीस को ही दोष दिया जा रहा है। और इसी वजह से प्रेजेंटली एसजीपीसी के ऑफिस के बाहर काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एसजीपीसी डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक तो एनडीए छोड़ने के बाद से अकालीस को सेंट्रल गवर्नमेंट का समर्थन नहीं प्राप्त है। दूसरी तरफ अकालीस कांग्रेस लीडरशिप का समर्थन तो चाह रहे हैं, बट जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनका पंजाब कांग्रेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, हु इज वेल नोन फॉर हिज लिबरल थॉट्स एंड हिज रेजिस्टेंस ऑफ अकालीस। तो ये था हमारा एनालिसिस एसजीपीसी का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।